नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो डीप सीक एक इमर्जिंग चाइनीज एआई कंपनी जो ओपन सोर्स एलएलएम डेवलप करने के लिए जानी जाती है, जो सेम टू सेम चैट जीपीटी जैसा ही एक एआई मॉडल है और ये इंडिया में एक बड़े विवाद का हिस्सा बन गई है। ये मुद्दा तब उठा जब इस एआई मॉडल ने अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जुड़ी क्वेरीज का जवाब देने में अनेबल हो गया, जो कि हर तरीके के क्वेश्चन चुटकियों में देता जा रहा था। इंडियन यूजर्स ने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने एआई से पूछा क्या अरुणाचल प्रदेश एक इंडियन स्टेट है, तो उसका जवाब था सॉरी, दैट्स बियॉन्ड माई करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ये जवाब कई यूजर्स को एक तरह की डिप्लोमेटिक धोखा लगा, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि एआई या तो चाइना की ऑफिशियल नैरेटिव को फॉलो कर रहा है या फिर पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स को अवॉइड करने के लिए प्रोग्राम्ड है। एक और क्वेरी में जब यूजर्स ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नाम मांगे तो एआई ने सिर्फ क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया बिना किसी स्पष्ट जवाब के। ये भी एक आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा इंडिया और चाइना के बीच एक पुराना विवाद है, जिसमें चाइना इसे साउथ तिब्बत कहकर अपना हक जताता है। दो देशों के बीच इस इशू पर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टेंशंस कई बार देखने को मिली हैं। कई इंडियन यूजर्स ने इसे चाइनीज प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि एआई को पॉलिटिकली न्यूट्रल बनाने के चक्कर में इस तरह से डिजाइन किया गया हो सकता है कि वो किसी भी विवादास्पद इशू पर कमेंट ना करे। इस तरह के एआई बायजेस से ये सवाल उठता है कि ग्लोबल एआई मॉडल्स को कैसे ट्रेन किया जाए ताकि वो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करें। अगर एआई मॉडल्स किसी एक देश के पॉलिटिकल स्टैंड को रिफ्लेक्ट करने लगे तो ये इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक ट्रस्ट के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। डीप सीक की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये इंसिडेंट एआई एथिक्स और न्यूट्रलिटी पर एक नए डिबेट को जन्म दे रहा है। ये दर्शाता है कि एआई एल्गोरिदम का ट्रेनिंग डेटा और गवर्नेंस उनके जवाब के न्यूट्रल होने या ना होने में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का AMCA अपने पहले प्रोटोटाइप को 2026 के एंड या 2027 के अर्ली फेज तक रोल आउट करने के लक्ष्य पर बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट को ADA डेवलप कर रही है, जिसमें न सिर्फ एक एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने का इरादा है, बल्कि इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और ग्लोबल मार्केट के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाना भी शामिल है। ADA के एक ऑफिशियल के मुताबिक AMCA का प्रोडक्शन मॉडल एडवांस कैपेबिलिटीज जैसे स्टील्थ डिजाइन, सेंसर फ्यूजन और सुपीरियर एविनिक्स को रिटेन करेगा, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर। ये एस्पेक्ट इस जेट को F-35, J-20 और SU-57 जैसे जेट्स के समकक्ष बना सकता है, जो 80 से $110 मिलियन की प्राइस रेंज में आते हैं। एक सिग्निफिकेंट चेंज जो AMCA के प्रोडक्शन में देखा जाएगा वो है पहली बार इंडिया में एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जॉइंट वेंचर का इस्तेमाल। इस अप्रोच से मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और प्राइवेट प्लेयर्स की एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा भी मिलेगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस क्लियर होता जाएगा, एयरक्राफ्ट का एग्जैक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर भी सामने आएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मॉडर्न और कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर ऑप्शन होने के साथ साथ ये इंटरनेशनल बायर्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव हो सकता है, जो अपने एयर फोर्सेस को अपग्रेड करना चाहते हैं बिना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन के। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो इंडियन नेवी के एक सर्विंग ऑफिसर ने राफेल एमजेट की सुटेबिलिटी को लेकर कुछ सीरियस कंसर्न रेज किया है, जो कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ऑपरेट करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये इशू पहले भी MiG-29K के सिलेक्शन के टाइम पर देखा गया था, जिसमें लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल कंसिडरेशन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी पर भारी पड़ गए थे। सबसे बड़ा चैलेंज राफेल एम के नॉन फोल्डेबल विंग्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे कन्फाइंड स्पेसेस में इनकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इस वजह से एयरक्राफ्ट डेक स्पेस का ज़्यादा इस्तेमाल करता है और एक टाइम पर कम एयरक्राफ्ट कैरी किए जा सकते हैं। इसके अलावा राफेल एम के ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट कैरियर कंपेटेबल नहीं है, जिसका मतलब है कि पायलट्स को लैंड बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। कैरियर डेक ऑपरेशंस के लिए इन पर्सन ट्रेनिंग एक क्रूशियल फैक्टर होता है, जो यहाँ कंप्रोमाइज़ हो रहा है। MiG-29K UB के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो एक फुल फ्लैश कैरियर कैपेबल ट्रेनर है, जो पायलट्स को रियलिस्टिक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस देता है। लेकिन MiG-29K रिपीटेड क्रैशेस के कारण नेवी को इसके फ्लीट यूज पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी, और एक नेवल ऑफिसर ने इस डिसीजन को MiG-29K के सिलेक्शन से कंपेयर करते हुए कहा, पहले MiG-29K
इसलिए लिया गया क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा था और नेवी को लगा कि इससे स्पेयर और ट्रेनिंग कॉस्ट स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। अब वही राफेल एम के साथ हो रहा है। ये कंसर्न्स दिखाते हैं कि एयरक्राफ्ट सिलेक्शन में स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट्स और ऑपरेशनल रियलिटीज़ के बीच एक बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है। राफेल एम अपने एडवांस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ के बावजूद नेवी के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक कंप्रोमाइज चॉइस लगता है। आगे चलकर या तो इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नेवी को अल्टरनेटिव ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का एक और बड़ा माइलस्टोन तब अचीव हुआ जब इसका 7वां शिप मछलीपट्टनम BY-529 ऑफिशियली कील लेइंग स्टेज पर पहुंचा। ये इवेंट 29 जनवरी 2025 को रियर एडमिरल उपल कुंडू, चीफ ऑफ स्टाफ साउदर्न नेवल कमांड की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ये शिप्स आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि इनके ऑलमोस्ट सारे मेजर और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर से सोर्स्ड हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को अप्रैल 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन शिप्स के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें टोटल 8 ASW/SWC शिप्स बिल्ड किए जाने हैं। ये शिप्स माही क्लास के होंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट अंडर वाटर सेंसर से लैस होंगे, जो कोस्टल एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस और माइन लेइंग ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रोजेक्ट का पहला शिप 2025 के अर्ली फेज में डिलीवर होने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी बल्कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए जॉब्स और कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट का भी स्कोप खुलेगा। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इंडिया के इंडिजिनस वेपन सिस्टम के लिए एक और बड़ी सफलता मिली है क्योंकि CCS ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एम्यूनिशन प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल दे दिया है। ये फैसला इंडियन आर्मी के लिए एक स्ट्रेटजिक बूस्ट है। ये पूरा प्रोजेक्ट आर्मी की ज़रूरत के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एरियल डिनाइल म्यूनिशंस और पिनाका एनहेंस्ड रेंज रॉकेट शामिल हैं। ये अप्रूवल वेडनेसडे को एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान दिया गया, जिसमें टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स और पॉलिसी मेकर्स शामिल थे। ये म्यूनिशंस प्राइमरीली 2 बड़े इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, जो कि पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हिस्सा था, इनके बीच डिवाइड की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी 13 जनवरी को अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कंफर्म किया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्लियरेंस के फाइनल स्टेज में है। उनके हिसाब से 5700 करोड़ रुपए हाई एक्सप्लोजिव एम्यूनिशन और 4500 करोड़ रुपए एरिया डिनाइल म्यूनिशंस का अप्रूवल एक्सपेक्टेड था, जो अब ऑफिशियली मिल चुका है। इसका मतलब है कि इंडियन आर्मी के आर्टिलरी सिस्टम्स को एक मेजर एनहांसमेंट मिलेगा, जो कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स और टैक्टिकल ऑपरेशंस में काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। पिनाका सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रैपिड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है और मल्टीपल टारगेट्स पर साइमल्टेनियसली फायर करने की शक्ति रखता है। अभी तक जो रॉकेट्स क्लियर किए गए हैं उनकी रेंज 45 किलोमीटर तक है, जो कि पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर दोनों पर स्ट्रेटजिक एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही DRDO ऑलरेडी पिनाका का एक और एडवांस वेरिएंट डेवलप कर रहा है, जो 120 किलोमीटर तक की रेंज तक स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। इसका पहला टेस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर में होने की उम्मीद है। पिनाका इंडिजिनस वेपन्स में एक बड़ा सक्सेस स्टोरी बन चुका है। इंडियन आर्मी इसको पूरा सपोर्ट कर रही है और जनरल द्विवेदी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जैसे ही लॉन्गर रेंज वर्जन रेडी होंगे, फोर्स किसी और अल्टरनेटिव वेपन सिस्टम पर इन्वेस्ट करने की बजाय पिनाका पर ही ज्यादा ध्यान देगी। आर्मेनिया ने इस सिस्टम को खरीदा है और फ्रांस जैसे कई यूरोपियन देश भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। DRDO ने एक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, रुद्रम 4 मिसाइल सिस्टम। ये एक एडवांस एयर टू सरफेस वेपन है जिसमें हाई प्रिसीजन और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज शामिल हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज तक अटैक कर सकती है, जो इसे एक पावरफुल स्टैंड ऑफ वेपन बना देती है। रुद्रम 4 का डिजाइन रुद्रम 3 के कंपैरिजन में हल्का हो सकता है, जो इसको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये छोटी और ज़्यादा प्रेसाइज टारगेट्स को स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि एनिमी के कमांड सेंटर्स, रडार इंस्टॉलेशंस या फिर कम्युनिकेशन हब्स। ये एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन कैटेगरी में आएगा, जो इसका मिशन प्रोफाइल रुद्रम 2 से अलग करेगा। रुद्रम 2 पहले ही 330 किलोमीटर रेंज तक टेस्ट हो चुका है और रुद्रम 3 जो 550 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, अभी डेवलपमेंट के
फाइनल स्टेज में है। रुद्रम 4 का इंडक्शन इंडिया के मिसाइल आर्सेनल को और डाइवर्सिफाई करेगा। ये मिसाइल सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल एरियल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। इसका हल्का वेट और फ्लेक्सिबल मिशन प्रोफाइल इसको उन सिनारियोज में भी डिप्लॉय करने लायक बनाता है जहां ट्रेडिशनल हैवी मिसाइल्स यूज करना प्रैक्टिकल नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।